Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटरप्लानर स्पेसिंग के बारे में। इंटरप्लानर स्पेसिंग को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये जो हमारा एच के एल होता है ये मिलर प्लेन का नोटेशन होता है, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में भी देख सके हैं। तो अगर इंटरप्लानर स्पेसिंग का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल डी और यहाँ पर हम नोटेशन लिखते हैं प्लेन का एच के एल। तो अब बेसिकली इंटरप्लानर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, हम इसके नाम से ही दे सकते हैं। इंटरप्लानर मतलब प्लेन्स के बीच में, और स्पेसिंग मतलब थोड़ा डिस्टेंस, तो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है और ये दूसरा इसके पैरेलल प्लेन्स है, क्योंकि मैंने इनका एच के एल इसका भी है और एच के एल इसका भी नोटेशन है। और ये मैंने आपको बता रखा है कि दो अगर प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उनका जो मिलर इंडिसेस हैं वो सेम होंगे। तो जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मिलर प्लेन्स। और यहाँ मैंने आपको कह रखा है टू पैरेलल प्लेन्स, तो जो प्लेन्स होने चाहिए हमारे पैरेलल होने चाहिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही मिलर प्लेन्स होता है। तो यहाँ आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मिलर प्लेन्स कह सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम एक डेरिवेशन देखेंगे। और इसका फॉर्मूला ही बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरप्लैनेट स्पेसिंग कैलकुलेट करो, और आपको मिलर प्लेन का नोटेशन दे देते हैं और इंटरसेप्ट दे देते हैं या लैटिस कांस्टेंट दे देते हैं कभी कभार। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे होता है सब। तो अब सबसे पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर्स। तो हमने क्रिस्टल सिस्टम्स क्लास 12th के अंदर, जब हम क्रिस्टल सिस्टम्स हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी। क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड चैप्टर के अंदर जब हमने देखा था कि एक टेबल बनी होती थी जिसके अंदर हमें एंगल्स डिफाइन होते थे और इंटरसेप्ट्स कुछ ऐसे दे रखे होते थे और किस टाइप का क्रिस्टल वो बनेगा वो सब। तो उसके अंदर अब हमें इतना डीप में जाना नहीं, हमें बस इसी पार्ट को ही समझना है। तो ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, जो एंगल होते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा, जो एक्स वाई जी एक्सिस बनाते हैं, तो वो इक्वल टू होती है 90 डिग्री। ठीक है। तो हमने ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर भी पढ़ा था, ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं ये एक्स वाई जी एक्सिस मान लूँ और ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो जो मेरा ये वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसे मैं कहूँगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसे मैं कहूँगा बीटा, और ये पोजीशन वेक्टर आर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसे मैं कहूँगा गामा। तो यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा, ये 90 डिग्री है। तो मतलब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो अल्फा बीटा गामा होता है वो 90 डिग्री होते हैं। अब ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे और टाइप्स होते हैं उनके अंदर भी जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो पहला होता है क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल और तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर हमारे एजेस का डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये जो हमारे एज हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब जो हमारा एक यूनिट सेल होगा जो उसके जो एजेस होते हैं तो वो इसके अंदर इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है। आपको पता है क्यूबिक का मतलब ही होता है कि जो सारे एजेस इक्वल हों। अब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ए इक्वल टू बी होगा पर सी के इक्वल नहीं होगा, तो ये इसका टाइप होता है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब कोई भी एजेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अब हमें इन स्ट्रक्चर्स के लिए बेसिकली जो ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इन तीनों के लिए हम इंटरप्लैनर स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो उसका अब हम डेरिवेशन देखते हैं। तो इस डेरिवेशन के अंदर मैं आपको एक ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर का डायग्राम रिप्रेजेंट करके ही अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूँ जिसके अंदर मेरा ए भी इक्वल नहीं है बी भी इक्वल, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तो अगर मेरे पास ये आ जाए एक्सप्रेशन के अंदर तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यूज़ आएंगी। तो वो वाले फॉर्मूला से मैं इस वाले फॉर्मूला को भी निकाल सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। वैसे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस स्ट्रक्चर पे आते हैं।
पर हम फॉर्मूला यहाँ ये वाला देखेंगे ताकि हम जनरलाइज कर दें अपने फॉर्मूला को। तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर ही इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम हम बनाएंगे उसी से ही अपना डेरिवेशन करेंगे। तो अब देखते हैं हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए एक्स, वाई और जी। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक्स वाई जी के अंदर एक प्लेन बनाया, ऐसे एक ये प्लेन बना दिया ऐसे ट्रायंगुलर टाइप। तो यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये जो तीनों एजेस हैं मेरे ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑर्थोरोम्बिक मैंने ले रखा है। फिर मैंने क्या करा, ये प्लेन बनाने के बाद मैंने एक इसी के ही पैरेलल में एक प्लेन अज्यूम करा, मतलब एक प्लेन इसके ऐसे होगा, कुछ ऐसे ऐसे करके उसका भी बनेगा। अगर आप देखेंगे ये मैं ऐसे इसके एक पैरेलल प्लेन बना दिया है। अब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन से जो अपना प्लेन है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। जैसे कि अगर मेरा एक ये प्लेन है तो मैंने ऐसे ओरिजिन से यूं एक प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और इसके एक पैरेलल प्लेन मेरा यहाँ पर है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एक पैरेलल प्लेन यहाँ पर और उसके ऊपर है, तो ये ऐसे करके इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं ये प्लेन ऐसे होगा और इस पर ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है हमने। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर हम इस पॉइंट से जो भी हम ऐसे यूँ कुछ भी अगर हम ट्राइंगल बनाए, मतलब अगर ये जो हमने ओपी हमने ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करा है, तो मतलब ये जो होगा ओपी ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये जो पॉइंट पी है यहाँ से अगर मैं ए बी और सी को ज्वाइन कर दूं तो ये जो मेरे पास राइट ट्राइंगल एंगल्स आ जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, जिसकी मदद से मैं अपनी वैल्यूज़ कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक पैरेलल प्लेन एज्यूम करा, उसके बाद मैंने एक ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। उसके बाद मेरा क्या स्टेप है, मैंने जो पॉइंट पी है वहाँ से सी को ज्वाइन कर दिया, बी को ज्वाइन कर दिया और ए को ज्वाइन कर दिया। तो अब सबसे पहले मैं देखता हूँ ट्राइंगल ओ पी सी। तो जो मेरा एंगल पी है वो 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल ओ पी सी, तो यहाँ पर जो मैंने ये है एंगल जो ये पी ओ सी बन रहा है इन ट्राइंगल ओ पी सी, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया है। तो यहाँ से मैं कॉस अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूँ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पर बेस हमारा ओपी हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, ओसी। अब बेस तो हमें पता है ओपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ देखते हैं जो हाइपोटेन्यूज है उसका कितना लेंथ होगा। अब आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने ऐसे यूं ए बी सी को ज्वाइन करके ऐसे यूं प्लेन बनाए थे, तो अब अगर मैं इस पॉइंट का इंटरसेप्ट देखूं एक्स एक्सिस पे, अगर मैं इसका इंटरसेप्ट देखूं तो वो कितना होगा। अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब मैंने आपको ये बता दिया इसकी लेंथ उतनी होगी जितना ये इंटरसेप्ट अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, उतनी ही इसकी लेंथ होगी। अब अगर आप देखें तो हम मिलर प्लेन्स के अंदर जब हम फाइंड आउट करते थे, जैसे कि हमें गिवन होता था 1 2 4, तो हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते थे। तो ये इसका 1 हो जाएगा 1/2 1/4। तो ये हमारे इंटरसेप्ट्स आ जाते थे। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा है एच के एल। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो अगर हम ये वाला पार्ट है ये एच के एल है और ये जो पार्ट है हम उसे ए बी सी मान सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता था, हम यूनिट सेल के अंदर कंसिडर करते थे जहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता था। मतलब सबका जो इक्वल नहीं कहते थे हम, उस सबका जो एक यूनिट होता था, मतलब एच का लेंथ ही हमारा 1 होता था, इसलिए यहाँ 1 आता था। अगर आपका एच का लेंथ मतलब अगर आपका जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर हो तो आपका एच जो यूनिट सेल उसका होगा, उस जो सेल उसका होगा, तो उसका जो लेंथ होगा वो 1 1 1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि मैंने आपको कहा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, ए बी और सी, तो हम ये ले लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा एच के एल। तो ए बाई एच हमारे जो बेसिकली जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे, मैं आपको एक जनरलाइज उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो क्या होगा, ए बाई एच बी बाई के कॉमा सी बाई एल।
तो जो हमारा ये इंटरसेप्ट बनेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या होगा, ए बाई एच। और बी एक्सिस के अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये कितना हो जाएगा हमारा बी बाई के, और ये वाला सी बाई एल। तो इसका इंटरसेप्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया, मतलब यही इसकी लेंथ है। तो ए बाई एच ये लेंथ हो गई ओ सी, ठीक है, और ये बी सी की होगी बी बाई के, और ओ ए की होगी सी बाई एल। अब सिंपल हम ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल ओ पी सी के अंदर। तो ट्राइंगल ओ पी सी के अंदर कॉस अल्फा देखा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ओ पी अपॉन ए बाई एच, और ओ पी हमारा क्या था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी, और यहाँ पर नोटेशन लिखते हैं प्लेन का एच के एल। फिर हम देखेंगे ट्राइंगल ओ पी बी के अंदर, ओ पी बी, जब हम ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, ये हमने बीटा ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम जब कॉस बीटा कैलकुलेट करेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा, ओ पी अपॉन बी बाय के। तो वो उसके बाद क्या आ जाएगा सॉल्व करके, डी इंटू के बाय बी, जैसे यहाँ पर हमने आया था। और तीसरा अगर हम कॉस गामा निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डी इंटू ये हो जाएगा हमारा एल बाय सी। तो हम देखते हैं, हाँ वो भी यही है हमारा। जब हम ट्राइंगल ओ पी ए के अंदर देखेंगे, ट्राइंगल ओ पी ए जो हमारा ये बना था ओ पी ए, ये हम गामा लेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा कॉस गामा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी इंटू एल बाई सी, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये एच केवल ये इसका नोटेशन होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, ओ पी, जिसको हमने माना था। तो अब इसके बाद अगर हम इसे नेमिंग कर देंगे 1 2 3, तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, स्क्वायर एंड एडिंग। तो स्क्वायर एंड एडिंग 1 2 3 मतलब उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उन्हें ऐड कर देंगे, दोनों एल एच एस और आर एच एस साइड। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया, और एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 12th क्लास के अंदर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ा होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको याद आ गया होगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो एल होता है ये क्या होता है, अगर आप याद करें वहाँ देखें तो कॉस अल्फा, ये जो एम होता है ये होता है कॉस बीटा, और ये जो एन होता है ये होता है कॉस गामा। तो अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 1। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 1 लिख दिया है, और डी स्क्वायर, और ये सिंपल ऐसे ही यहाँ कर लिया है। सो डी एच के एल, अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी फॉर अ पर्टिकुलर प्लेन, जो भी हमें निकालना होगा प्लेन, जो पैरेलल प्लेन का हमें नोटेशन गिवन होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो इसके अंदर हमने क्या करा, ये जैसे कि डिवाइड के ये यहाँ पर ये पूरा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, और फिर उसका पूरा रूट हो जाएगा, रूट 1 तो 1 हो गया, और ये यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और होल पर अंडर रूट, तो मैंने यहाँ हाफ लिख दिया है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के लिए मेरा डी का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। पर मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स बेसिकली क्यूबिक स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो अगर आप डी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 1 एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और सी का भी इक्वल टू है, तो एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया। अब ए को कॉमन लेके अगर मैं ऊपर इसको ले जाऊंगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्यूबिक का, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर का। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये वाला फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आपको वो नोटेशन दे देंगे और ये बता देंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है। वैसे अगर आप देखें तो फॉर्मूला ये होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के लिए, पर आपको वो यही कहेंगे कि आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा, तो वो आपसे कुछ अलग पूछेंगे, तो वो ये कह देंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर आपको ये इक्वल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको ये फॉर्मूला पता लग गया, डेरिवेशन भी आपको पता लग गया। तो अब ये तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर ही लेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।